हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में आगामी 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के खंड यानी जीएस पेपर 2 के सेक्शन 3 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उसके फॉर्मेट के साथ चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उन्होंने उत्तर लेखन का कार्य शुरू कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। हम जितनी तेज़ी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक उतनी तेज़ी से साइबर अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। साइबर अपराध से आप क्या समझते हैं और इससे रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए जा रहे प्रयासों का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले आप एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बताएंगे कि किस तरीके से डिजिटल दुनिया में अपराधों की संख्या बढ़ी है, और उससे भी पहले स्टार्टिंग में आप क्या बताएंगे भूमिका में कि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, इन सारे ही क्षेत्रों में या किस तरीके से डिजिटलीकरण का प्रभाव पड़ा है। खासकर जो कोरोना काल में लगा लॉकडाउन लगा था उसके कारण कैसे सारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ है, उसे भी आप समसामयिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए बताएंगे। इसके बाद आप साइबर अपराध को परिभाषित करेंगे कि साइबर अपराध एक अपराध का हिस्सा है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए किसी दूसरे कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क को प्रभावित किया जाता है। और इसका मकसद क्या होता है प्रभावित करने का? आर्थिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि करना या आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना। इसे रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे, जैसे सारे थानों में साइबर सेल की स्थापना। इसके अलावा आरबीआई में एक अलग से साइबर सेल की स्थापना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक साइबर वेबसाइट बनाया गया है जहां पर आप साइबर संबंधी फ्रॉड को कंप्लेन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप विस्तार से इस प्रश्न में बताएंगे। हमारा दूसरा जो प्रश्न है कि कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन ने वायु एवं जल प्रदूषण को कम करने में सकारात्मक भूमिका अदा किया है, किंतु यह अस्थायी है। इस समस्या का स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों की चर्चा कीजिए और साथ ही में कुछ नवोन्मेषी या नवाचारी उपाय भी सुझाएं। जो टेल वाला पोर्शन है वो आप देखेंगे कि बीपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें इस तरीके के टेल लगाया रहता है जिसमें आपसे आपकी राय पूछी जाती है। तो अभी हालिया रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए आप बताएंगे कि किस तरीके से लॉकडाउन के दौरान बड़े बड़े महानगरों की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। साथ ही साथ गंगा, यमुना, कावेरी जैसे नदियों के जल स्तर में भी सुधार देखा गया है। इसके बाद आप वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को क्या करेंगे, इसके प्रमुख कारणों को बताएंगे कि किन किन चीज़ों से ज़्यादा बढ़ता है। साथ ही साथ आप प्रदूषण को एक लाइन में चाहें तो डिफाइन भी कर देंगे कि जब वायु, जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों में ऐसे अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं जो उनकी उपयोगिता तथा गुणवत्ता को कम कर देते हैं, उन्हें प्रदूषण कहा जाता है। अब आपको चूँकि बेसिकली इन्होंने दो तरीके के प्रदूषण पूछा है आपसे, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। तो पहले आप वायु प्रदूषण के जो बेसिक कारक हैं उनका उल्लेख कर देंगे, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एक किस तरीके से फैलते हैं, तो कोयले के उपयोग से या ईंधन के उपयोग जो हम ऊर्जा के लिए करते हैं, या जीवाश्मों के जलने से, ग्रासलैंड से। इसके अलावा जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स होते हैं यानी सल्फ़र के जलने से, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पेट्रोलियम और डीजल के वाहनों में जो हम उपयोग करते हैं, पावर जनरेटर्स के द्वारा, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के द्वारा। इसके बाद सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स जो धुएँ, डस्ट। इसके बाद पत्थरों को तोड़ने से या जो मकान बनाने का प्रक्रिया होती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके जरिए। इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो कंपाउंड्स,
इसके अलावा आप मेथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स का भी उल्लेख कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका उत्तर कंक्रीट हो जाएगा। जल प्रदूषण में आप औद्योगिक कचरा, कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले कीटनाशक, खराब सीवेज सिस्टम, ई कचरा का सीधे जल में मिल जाना, ये सब वायु प्रदूषण के बेसिक कारण हैं। इस प्रश्न के बाद हम 8 से 10 प्रश्न और देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक सूचना है जो आपके साथ में साझा कर दे रहा हूँ। अगर आप इस बार यूपीएससी की मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं या अगली बार यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के प्रयास में लगे हुए हैं, तो आपके लिए जीएस पेपर 4 यानी इथिक्स के लिए इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स मृणाल पटेल, जिनके नाम से आप वाकिफ़ होंगे, और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर राकेश वर्मा इस जो मॉक टेस्ट है उसकी पूरी डिटेल एनालिसिस, डिटेल सॉल्यूशन के साथ लाइव वीडियोज लेकर उपस्थित होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें रजिस्टर करके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में जो कमेंट पिन किया गया है उसमें क्लिक करके आप इस वीडियोज का लाभ ले सकते हैं। अब जहाँ तक बात सरकारी प्रयासों की है, तो सरकारी प्रयासों को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक वैश्विक स्तर पर भारत सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा। वैश्विक स्तर पर आप कुछ प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशंस का जिक्र कर देंगे, जैसे पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशंस, अर्थ समिट। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में जो पहला कार्य है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के लिए बड़े बड़े शहरों में स्मोक टावर लगाया जाना, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, नदी संरक्षण कार्यक्रम, नदी जल संरक्षण कार्यक्रम, वन संरक्षण, इन सारे बिंदुओं का आप उल्लेख कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ स्वच्छता अभियान और भारत सरकार द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उनका भी आप उल्लेख कर सकते हैं। बिहार सरकार में आप जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का उल्लेख जरूर करेंगे, मैंडेटरी है, क्योंकि ये सरकार की एक सबसे बृहद स्कीम है पर्यावरण को रक्षा के लिए। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर पैनल पर सब्सिडी दिया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा चौथी औद्योगिक क्रांति के मध्य संबंधों की चर्चा करते हुए उनसे जुड़ी चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिए। पहले तो आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समझाएंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आखिर होती क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और चौथी औद्योगिक क्रांति के संबंध जब आप स्थापित करेंगे तो सबसे पहले आप पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी औद्योगिक क्रांति किस तरीके की विकास की प्रक्रिया रही है उसे आप संक्षिप्त में समझाएंगे। इसके बाद दोनों में आप कनेक्शन बताएंगे कि किस तरीके से चौथी औद्योगिक क्रांति को सफल करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक अहम भूमिका अदा कर सकता है। इसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं चौथी औद्योगिक क्रांति के कारण, और इसके समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं, इन दोनों ही चीज़ों को आप विस्तार से बताएंगे। जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? कृषि, पर्यावरण, चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को बतलाएं। तो सबसे पहले आप जो कन्वेंशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में जैव प्रौद्योगिकी को डिफाइन किया गया है उसका उल्लेख करते हुए कि इस कन्वेंशन में जैव प्रौद्योगिकी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, उसकी परिभाषा को लिखेंगे। इसके बाद आप वर्गीकृत तरीके से यानी कृषि, पर्यावरण और चिकित्सा, इन तीनों में कम से कम 6 से 7 बुलेट पॉइंट्स में इनका अनुप्रयोग बताएंगे कि इन जैव प्रौद्योगिकी का इन क्षेत्रों में क्या क्या अनुप्रयोग है। जैसे कृषि में सीड को लेकर क्या अनुप्रयोग हो सकता है, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, किन किन बीमारियों को और भी अच्छे तरीके से सुलझाया जा सकता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा पर बढ़ते खतरे को देखते हुए
भारत ने रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल के दिनों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इस कथन के आलोक में भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। तो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप 3 बॉर्डर्स का उल्लेख करेंगे, भारत पाकिस्तान सीमा, भारत चीन सीमा और भारत बांग्लादेश और भारत नेपाल सीमा। इनमें किस तरीके से हाल में खतरे बढ़े हैं, उसमें आप गलवान घाटी का जिक्र कर सकते हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे जो समस्याएं चल रही हैं या बांग्लादेश से संबंधित जो सीमा की चिंता है, इनका उल्लेख करते हुए आप बताएंगे कि भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं। पहले तो एक स्मार्ट फेंसिंग की जा रही है, तो आप उसका उल्लेख करेंगे, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं इसे आप बताएंगे। इसके बाद निगरानी के कार्यक्रम के जरिए यानी सर्वेलेंस को लेकर हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है, जिसे हम अवाक्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। इन चीज़ों को आप उल्लेख करेंगे सर्वेलेंस को लेकर। जहाँ तक सीमा पर तैनात सैनिकों की बात है, तो उनके लिए जो लद्दाख क्षेत्र में सैनिक तैनात हैं, वो -15 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर में भी अच्छे से रह सकें, उनके लिए अत्याधुनिक टेंटों की व्यवस्था की गई है। उन्हें ऊर्जा प्रदान करने के लिए वहाँ पे बैटरी, अत्याधुनिक बैटरीज की व्यवस्था की गई है, लिथियम बैटरीज की। तो इन बिंदुओं का आप उल्लेख करते हुए इस प्रश्न को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि फूड फोर्टिफिकेशन से आप क्या समझते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन से होने वाले लाभों की चर्चा करें, इसे अपनाने में निहित चुनौतियों तथा इससे निपटने हेतु अपनाए जा सकने वाले उपायों को रेखांकित कीजिए। सबसे पहले आप फूड फोर्टिफिकेशन की संकल्पना को सरल भाषा में स्पष्ट करें कि किस तरीके से इसे अपनाने से जो अनाज होता है वो ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है। इसके लिए बीमारियों की जो प्रतिरोधक क्षमताएं हैं वो भी बढ़ती हैं। अब इससे लाभ क्या क्या हो सकते हैं, तो कुपोषण की समस्या कम हो सकती है, लोग स्वस्थ रहेंगे तो गरीबी कम होगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होंगी, जो बच्चे हैं वो स्वस्थ पैदा होंगे। अब इससे चुनौतियां क्या हैं। अब भारत जैसा देश, जहाँ पे अभी हाल ही में जारी भूखमरी सूचकांक में जिसकी रैंकिंग सूडान के बराबर है, यानी 94th पोजीशन पर रखा गया है, उस स्थिति में सभी को, जहाँ हम अभी साधारण तरीके से फूड नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो फूड फोर्टिफिकेशन की बात करना तार्किक या व्यवहारिक नहीं है। इस क्षेत्र में भी काफ़ी प्रयास करने की ज़रूरत है और उन प्रयासों को भी आप सकारात्मक तरीके से दिखाइए। अगर आपके पास कोई नवोन्मेषी या नवाचारी विचार हो, आपको लगता हो कि इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण हो सकता है, तार्किक हो सकता है, तो उसका उल्लेख आप जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर ऐप से आप क्या समझते हैं। भारत सरकार द्वारा चीन के कुछ ऐप को प्रतिबंधित करने की प्रभावों की चर्चा कीजिए। अब सबसे पहले सुपर ऐप की संकल्पना को स्पष्ट कर देंगे कि सुपर ऐप एक इस प्रकार का ऐप होता है जिसमें बहुत सारे ऐप्स के फीचर एक ऐप में समाहित होते हैं। इसके लिए आप पेटीएम ऐप या जियो ऐप का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें एक ही प्लेटफॉर्म पर आप पेमेंट भी कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि मल्टी फीचर्स आपको एक ही ऐप पर उपलब्ध होता है। इसके बाद का प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा चीन के कुछ ऐप को प्रतिबंधित करने के प्रभावों की चर्चा करें। तो आप बताएंगे कि इससे जस्टिस श्री कृष्णा समिति की जो रिपोर्ट थी कि डेटा का देशीकरण किया जाए, उसमें सहायक हो सकता है। जो लोगों की निजी जानकारी की खतरा था, वो खतरा कम हो सकता है। इसके अलावा भारत को आर्थिक रूप से भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि इससे भारत में उस तरीके के ऐप डेवलप होने के एक बाज़ार क्रिएट होगा और उस बाज़ार का लाभ भारतीयों को, नए उद्यमी जो हैं हमारे, उन्हें प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा विद्युत उत्पादन
एवं आपूर्ति के क्षेत्र में अनेक चुनौतियां विद्यमान होने के कारण निश्चित एवं निर्णायक भूमिका नहीं निभा पा रहा है। तो सबसे पहले तो आप परमाणु ऊर्जा किस तरीके से, किन किन तरीके, यानी 2-3 तरीके आप इनके बताएंगे कि इन तरीक़ों से परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अब इसमें जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां किस तरीके से हैं? पर्यावरण संबंधी चुनौतियां हैं, मानवीय स्वास्थ्य को लेकर चुनौतियां हैं। आपने देखा होगा कि जापान की फुकुशिमा में जो घटना घट गई थी, इसके बाद जापान ने इस तरीके के यानी परमाणु ऊर्जा से उपयोग न करने का निर्णय लिया था। इसके बाद भी आप बताएंगे कि भारत जैसे देश में अभी इस क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। एक निश्चित विकल्प तो नहीं है, किंतु एक अच्छा विकल्प जरूर है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जब हम परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करें तो सुरक्षा मानकों का प्रयोग कड़ाई से किया जाए, ताकि जो विदेशों में घटनाएं, चाहे वो फुकुशिमा की घटना हो या चेरनोबिल की घटना हो, उस तरह की घटनाएं भारत में ना हो सके। नेक्स्ट है कि हाल के वर्षों में चर्चा में रहे डार्क वेव शब्द से आप क्या समझते हैं? डार्क वेव की उपयोगिता तथा इससे जुड़ी चुनौतियों की चर्चा करें। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि एक वेव को आप 2 से 3 तरीकों में विभाजित कर सकते हैं। एक वेव होता है ओपन वेव, जिसका कि आप अपने डे टू डे लाइफ में उपयोग करते हैं। एक इसके अलावा भी एक डार्क वेव की दुनिया है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स स्मगलिंग, बिटकॉइन जैसे चीज़ें से ट्रेडिंग, पोर्नोग्राफी, यानी कि जो अवांछित चीज़ें हैं उस तरीके के ट्रेड होते हैं। ये तो इसका नकारात्मक पक्ष हो गया। डार्क वेव के कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं। कभी कभी देश सुरक्षा की दृष्टि से भी इसका उपयोग करते हैं। तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को बताते हुए इसकी कुछ चुनौतियां भी, आपको चैलेंजेस भी बतानी होंगी और एक निष्कर्ष लिखना होगा कि डार्क वेव को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन एडिटिंग तकनीक क्या है? इसके अनुप्रयोगों की चर्चा करें। बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन है, हमने शामिल इस प्रश्न को इसलिए किया है ताकि आप अगर इस प्रश्न को पूछ लिया जाए, पूछने का कारण बेसिकली यह है कि इस बार का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो जीन एडिटिंग तकनीक को लेकर दिया गया है। तो ऐसे में संभावना बनती है कि इससे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के विकास में ऊर्जा सुरक्षा की नितांत आवश्यकता है। बिहार सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए। आप लिखेंगे भूमिका कि किसी भी राज्य या देश के विकास में ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बिना ऊर्जा सुरक्षा प्रदान किए हुए किसी भी राज्य या देश का सर्वांगीण विकास नहीं किया जा सकता है। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की एक सीमा है, उससे अधिक उनका उत्पादन नहीं किया जा सकता है। वैसे में बिहार जैसे राज्य की ऊर्जा ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके बाद आप नवीकरणीय ऊर्जा को जितने भी इसके टाइप्स हैं उसको विस्तार से बताएंगे। इसके बाद बिहार सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो सोलर पैनल घरों के ऊपर लगाने के लिए सब्सिडी की बात हो या किसानों के लिए सोलर पैनल उपलब्ध कराने की बात हो, इसके अलावा जो अन्य चीज़ें हैं उन स्रोतों पे जो कार्य किए जा रहे हैं उसे आप बता सकते हैं। अगर आप बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर कुछ डेटा चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पे बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाएं और चुनौतियां करके एक प्रश्न डाला हुआ है। उसमें हमने विस्तार से लगभग 250 से 300 शब्दों में डेटा भी उपलब्ध कराया है आपको, तो आप वहाँ से जाकर उस डेटा का उपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो बिहार के जो बियाडा है यानी बिहार रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट है, वहाँ पे भी बहुत सारे डेटा उपलब्ध हैं, उन डेटा का भी आप कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये रहे 10 से 11 प्रश्न जो कि आगामी बीपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से थे। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 10 से 12 प्रश्नों के साथ जल्द ही उपस्थित होंगे। धन्यवाद। गुड लक।